नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। तो हमने आज से ठीक है जो ओबीसी है उसकी स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप नो सेट आरआरबी सीएचओ इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नर्सिंग फील्ड में अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू कवर करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एमसीक्यू होंगे, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो दोनों लैंग्वेज में हम जो एमसीक्यू हैं वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, अगर आप टेलीग्राम पर ठीक है लाइव क्विज़ देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। वहाँ पे जो टारगेट नर्सिंग ऑफिसर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं खुद डेली क्विज़ करवाती हूँ लाइव। ठीक है, जिसमें टाइमर होता है 30 सेकंड का। आप अपने आंसर को 30 सेकंड के अंदर दीजिए तो उसमें आपको जो आपका रिज़ल्ट है वो शो होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, डन। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। और आज का जो टॉपिक है वो भी सुन लीजिए। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कोशिश करेंगे पूरी ख़त्म हो जाए। वर्ड कुछ रह जाएंगे तो पार्ट 2 में भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एचपीओ एक्सेस स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि एचपीओ एक्सेस का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखना बच्चा, जो एचपीओ एक्सेस है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपोथैलेमिक। ठीक है, हाइपोथैलेमिक बोलो या हाइपोथैलेमस बोलो। पी से पिट्यूटरी, ओ से ओवरियन और एक्सेस से एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी एक्सेस। डन। अब यहाँ पे कुछ समझ लीजिए, जो एचपीओ एक्सेस है बच्चा, ठीक है, ये क्या है? जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और ओवरी है, ये क्या है? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले GnRH, ठीक है, GnRH रिलीज़ करता है। जब GnRH रिलीज हुआ तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी बच्चा, तो वहाँ से रिलीज होंगे FSH एंड LH हार्मोन। ठीक है, और जो FSH एंड LH हैं वो क्या है? ओवरी पर एक्ट करेंगे और ओवरी वहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगी। डन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, नॉर्मल लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। यहाँ पे पूछा गया है नॉर्मल लेंथ क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। याद रखना, नॉर्मल लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 28 डेज। ठीक है, अगर ए, ठीक है, अगर ए अप टू 35 डेज हो जाती है तो भी हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। अब आपको एक डाउट होगा कि यहाँ पे 28 दिया है, जी बिल्कुल दिया है। 35 दिया है, जी बिल्कुल दिया है। ऐसी सिचुएशन में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, और सेकंड वन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर इसको लगाना है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया है एक्सप्लेनेशन, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ फीमेल इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि फीमेल के अंदर पहला मासिक धर्म किसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं।
याद रखना, उसको कहते हैं मेनार्के। जब एक लेडीज़ को, एक फीमेल प्यूबर्टी की एज में आती है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, फीमेल बॉडी में फर्स्ट मेंसेस आते हैं, उसे मेनार्के कहते हैं। और एवरेज 30 ईयर में, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। मेनोपॉज किसे कहते हैं, जब मेंसेस क्या है, बंद हो जाते हैं। जब एक फीमेल 45 से 50 की एज में होती है तो उसके जो मेंसेस हैं वो परमानेंट बंद हो जाते हैं, उसी को हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है, जो जब प्यूबर्टी एज में आते हैं, मेंसेस स्टार्ट होते हैं फीमेल में, उसे प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी 13, 12, 13। और ओव्यूलेशन क्या होता है, जब जो अंडा है वो ओव्यूलेट होता है, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। डन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर फिर भी, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो आप लोग, फिर भी अगर कोई डाउट होता है पूछ लेना। और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे जोड़ जाना आप लोग, तो वहाँ पे भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनोपॉज इज डिफाइंड एज, यानी मेनोपॉज को कैसे परिभाषित करें। अभी जस्ट वन मैंने बताया था, क्या बताया था कि मेनोपॉज किसे कहते हैं, जब एक फीमेल के जो मेंसेस हैं वो आना क्या हो जाते हैं, परमानेंटली बंद हो जाते हैं। किस एज में, 45 से 50 की एज में। तो यही एक क्वेश्चन है कि परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल यानी ब्लीडिंग फेज लास्ट फॉर। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि ब्लीडिंग फेज कितने दिनों तक रहता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, जो एवरेज है, एवरेज की बात कर रहे हैं हम, तो ब्लीडिंग फेज है वो कितना रहता है, 1 to 5 डेज रहता है। अगर किसी फीमेल के अंदर अप टू 7 डेज हो जाता है मान लो, तो भी हम इसे अबनॉर्मल नहीं मानेंगे, नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है 1 to 5, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो क्या है, सीड यानी बाहर निकलती है ब्लीडिंग के फॉर्म में। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विथ व्हिच फेज। यहाँ पे पूछा गया है कि मासिक धर्म चक्र यानी जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो किस चरण में शुरू होती है, ठीक है। तो याद रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस फेज में स्टार्ट होती है। तो याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। याद रखना, जो नॉर्मल ब्लड लॉस है वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 20 to 80 ml लॉस होता है, ठीक है। अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज होगा 35 ml, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड लॉस 20 से 80 ml और एवरेज ब्लड लॉस की बात की जाए तो 35 ml वन मेंस्ट्रुअल साइकिल में। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। दोनों पॉइंट क्लियर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रही एक्सप्लेनेशन, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एवरेज नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 1 ईयर। यहाँ पे पूछा है कि 1 ईयर में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे। तो याद रखना बच्चा, इसका करेक्ट आंसर है 30 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल एज। यहाँ पे पूछा है फीमेल में मासिक धर्म शुरू होने की औसतन उम्र क्या है, ठीक है। एवरेज पूछा है, एवरेज एज।
तो याद रखना बच्चा, एवरेज एज पूछा है तो वो हो जाएगी 13 ईयर्स। कितनी? 13 ईयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? 13 ईयर्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 to 13 ईयर्स, ठीक है, डन। अब आती हैं, अभी तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके जो सभी एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, उसकी फेजेस होती हैं। क्या होती हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस होती हैं। तो कितनी फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की? अब उससे हम एमसीक्यू कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्लाइड खाली करूँगी, वहाँ पे तुम लोगों को समझाऊंगी कुछ, ठीक है। ये रही स्लाइड, ठीक है, इसमें मैं समझाऊंगी कुछ। सबसे पहले फेजेस शॉर्ट में लिखूंगी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 फेजेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ओवरी में चेंजेस हो तो उसे ओवेरियन चेंजेस कहते हैं। जब क्या यूट्रस में चेंज हो तो उसे यूट्राइन चेंजेस बोलते हैं, ठीक है, डन। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जब ओवरी में चेंज हो तो उसे ओवेरियन चेंजेस कहेंगे, और जब यूट्रस में चेंज हो उसे यूट्राइन चेंजेस कहेंगे। अब हमने इतना समझ लिया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ओवरी में चेंजेस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओवेरियन चेंजेस कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगी। और जब यूट्रस में चेंजेस होंगे तो उसे यूटेराइन चेंजेस कहेंगे। अब क्या होता है बच्चा यहाँ पे कि ओवरी में चेंजेस 2 फेज होती हैं ओवरी में चेंजेस की। फर्स्ट होती है, शॉर्ट में लिखूंगी, फॉलिकुलर फेज। दूसरी होती है ल्यूटियल फेज। कौन सी होती है? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज याद रखना बच्चा, एक कांस्टेंट फेज होती है, ये सेम रहेगी, ठीक है, एक कांस्टेंट फेज होती है। कौन सी? ल्यूटियल फेज। कितने दिन की होती है? 15 से 28, यानी 15 से 28 डेज की होती है। जो फॉलिकुलर फेज होती है बच्चा याद रखना, वो होती है 6 to 14 डेज की, ठीक है, डन 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 डन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको रफ कर दूं, ठीक है, रफ कर दिया। अब हमने क्या है, ओवेरियन चेंजेस में पढ़ लिया। ओवेरियन चेंजेस में पढ़ लिया 2 फेज होती हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज कितनी होती है? 6 to 40 डेज की होती है, और ल्यूटियल फेज कितनी होती है? 15 to 28 डेज की होती है। और ल्यूटियल फेज कैसी होती है बच्चा? कांस्टेंट होती है। इतना हमने पढ़ लिया, ओवरी में चेंज होंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। अब हम समझेंगे कि जब यूट्रस में चेंजेस होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, तो यूटेराइन चेंजेस की कितनी फेज होती हैं? तो याद रखना बच्चा, यूटेराइन चेंजेस की 3 फेज होती हैं। 3 फेज होती हैं, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज या प्लोरीफरेटिव फेज। तीसरी होती है सेक्रेटरी फेज, ठीक है। जो ब्लीडिंग फेज होती है 1 to 5 डेज की होती है। प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 40 डेज की होती है, 14 डेज की होती है। और सेक्रेटरी फेज होती है वो 50 to 28 डेज की होती है, 15 to 28 डेज की होती है, डन। अब इन्हीं फेज से रिलेटेड हम एमसीक्यू कवर करेंगे, डन। तो जो फर्स्ट वन है जिससे हम एमसीक्यू कवर करेंगे, फर्स्ट वन है ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस के अंदर कितने? 2 फॉलिकुलर फेज और कौन सी आती है? ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज कितनी होती है? 6 to 14 डेज की, और ल्यूटियल फेज कितनी होती है? 50 to 28 डेज की, 15 to 28 डेज की, जो कि कांस्टेंट होती है। इसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे। फिर कल के सेशन में पार्ट 2 में हम
पार्ट 2 में हम यूटेराइन चेंजेस के एमसीक्यू कवर करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं वादा करती हूँ, अगर आप इस सेशन को ओबीसी के सेशन को डेली ज्वाइन कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि ओबीसी से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। बस आपको इस सेशन को ज्वाइन करना है और इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट बीच बीच में बताती हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर बाद में आप देखना कि आपकी ओबीसी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मैं धीरे धीरे सेशन स्टार्ट करूँगी। अभी ओबीसी का स्पेशल सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद एमएसएन का शुरू करूँगी, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, ओवरी में चेंजेस होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। क्या पूछा है, विच हार्मोन मेनली स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि कौन सा हार्मोन ओवरी के फॉलिकुलर फेज को मुख्य रूप से स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, जब एक फीमेल प्यूबर्टी में होती है, कब प्यूबर्टी में होती है, उस टाइम क्या है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है और GnRH है वो क्या है, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड FSH प्लस LH हार्मोन रिलीज करेगी और FSH और LH हार्मोन है वो ओवरी पर एक्ट करेंगे और ओवरी क्या है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगी। डन। ये साइकिल आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्यूबर्टी के टाइम एक फीमेल बॉडी में हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, क्या है, एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड को, याद रखना एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन सीक्रेट करेगी, FSH एंड LH ओवरी पर एक्ट करेंगे, ओवरी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि फॉलिकुलर फेज के में, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन ओवरी के फॉलिकुलर फेज को मुख्य रूप से स्टिमुलेट करेगा, तो याद रखना वो है FSH, जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन V। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप रीड करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिकुलर फेज इज आल्सो नॉन एज। यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलिकुलर फेज को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन V। क्या हो जाएगा, ऑप्शन V, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। देन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन V। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, फॉलिकुलर फेज बराबर प्रोलिफरेटिव फेज, एंडोमेट्रियम थिक होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज विच हार्मोन लेवल इंक्रीज इन ब्लड। क्या पूछा है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान ब्लड में कौन सा हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो याद रखना बच्चा, कौन से हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, याद रखना जो फॉलिकुलर है, फॉलिकुलर फेज में है, मैचुरेशन फॉलिकल्स के लिए एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन B कि एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो क्या करता है, देखिए मैच्योरिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ता है। एंडोमेट्रियल क्या होती है, जो एंडोमेट्रियल है वो ग्रोथ होती है और वो क्या करती है, ओव्यूलेशन की तैयारी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। फॉलिकुलर फेज यूजुअली लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज इन 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पूछा है कि 28 डेज के मासिक धर्म में फॉलिकुलर फेज लगभग कितने दिनों तक रहता है।
तो याद रखना बच्चा 28 दिन के मासिक धर्म में जो फॉलिकुलर फेज है वो लगभग 1 to 40 डेज तक रहता है। ठीक है, 1 to 14 डेज। ठीक है, सॉरी 14 डेज, 40 नहीं 14 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 14 डेज तक रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, और क्या है देखिए, फॉलिकुलर फेज बराबर 1 to 14 डेज मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत से ओवुलेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, विच स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ग्रोथ्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। क्या पूछा है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान एफएसएच के प्रभाव से अंडाशय में कौन सी संरचना बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखना एफएसएच के प्रभाव से जो अंडाशय है, ओवरी है, वो उसमें कौन सी संरचना बढ़ती हैं, तो याद रखना वो है ग्राफियन फॉलिकल। क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, क्या होता है, एफएसएच कई फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, तो वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का अंत किस घटना से होता है। तो याद रखना जो फॉलिकुलर फेज है उसका एंड किस घटना से होगा, तो याद रखना उसका जो एंड है वो ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, और ओवुलेशन कितने 14 डेज में होता है। ठीक है, डन। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लिया करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम कैसा होता है। जो फॉलिकुलर फेज है उसमें जो एंडोमेट्रियम है वो कैसा होता है। तो याद रखना जो फॉलिकुलर फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो कैसा होता है, तो याद रखना वो होता है प्रोलीफरेटिव। कैसा होता है, प्रोलीफरेटिव। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन समझिए। एस्ट्रोजन इफेक्ट एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। ठीक है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट से क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, बढ़ती है। इसे हम प्रोलीफरेटिव फेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल which hormone plays the primary role in stimulating follicle growth। क्या पूछा है कि ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो याद रखना फॉलिकुलर ग्रोथ के को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो वो है FSH, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है उनको समझा देती हूँ। फॉलिकुलर फेज होती है 1 to 14 डेज में। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है FSH। यह हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। FSH की मदद से छोटे छोटे फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, उनमें एक फॉलिकल डोमिनेंट बनता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। एस्ट्रोजन सिक्रेशन भी इसी डेवलपमेंट के दौरान बढ़ता है। ठीक है, डन डनाडन डन। आई होप आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलिकल फाइनली बिकम्स द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इन द फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फॉलिकुलर फेज में अंत में कौन सा फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है। अंत में, एंड में। तो याद रखना एंड में जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो ही ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन समझिए। ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं।
ठीक है। कई फॉलिकुलर फेज में ग्रोथ करते हैं कई, लेकिन केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल सर्वाइव करता है और बाकी फॉलिकल्स होते हैं वो अटेसिया से नष्ट हो जाते हैं। यह डोमिनेंट फॉलिकल ही आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, इसी से ओव्यूलेशन के समय सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, और इसी ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के टाइम सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज हैज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या पूछा है कि फॉलिकुलर फेज में निकलने वाला एस्ट्रोजन कौन सा काम करता है। फॉलिकल फेज में निकलने वाला जो एस्ट्रोजन है वो कौन सा काम करता है, तो याद रखना सप्रेसेस एफएसएच एंड स्टिमुलेट एलएच सर्च करेक्ट, थिकनेस एंडोमेट्रियम करेक्ट, इंक्रीजेज सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, डन ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझिए। फॉलिकुलर फेज में ग्रेनुलोसा सेल से क्या होता है, एस्ट्रोजन सिक्रिएट होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मोटा करना इम्प्लांटेशन के लिए, सर्वाइकल म्यूकस को पतला करना ताकि स्पर्म आसानी से क्या है पास हो सके, और पॉजिटिव फीडबैक देकर एलएच सर्च करवाना जिससे ओव्यूलेशन होता है। डन, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयरली फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन प्रोवाइड्स फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे पूछा है कि फॉलिकुलर फेज के शुरुआत में एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी पर कैसा फीडबैक देता है। तो याद रखना शुरुआती में वो निगेटिव फीडबैक देगा। कैसा देगा, निगेटिव फीडबैक देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। अब नेगेटिव फीडबैक क्यों देता है आइए समझाती हूँ। फॉलिकुलर फेज की शुरुआत में एस्ट्रोजन कम मात्रा में सीक्रेट होता है। ठीक है, लो एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है जिससे एफएसएच और एलएच सिक्रेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, इसलिए लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है लेट फॉलिकुलर फेज, तब यह पॉजिटिव फीडबैक देकर एलएच सर्च करवाता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, नंबरिंग को मत देखिए, नंबर का सीरियल मिस्टेक है आज। ठीक है, क्वेश्चन सही है, नंबरिंग की बोल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फॉलिकुलर फेज इन द नॉर्मल 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे पूछा है कि 28 दिन के समान मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर फेज की औसतन अवधि कितनी होती है, तो 14 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। डन, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो भागों में बांटा जाता है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो ओवरी में चेंजेस होते हैं उसकी कितनी होती हैं, 2 फेजेस होती हैं, फॉलिकुलर फेज और कौन सी होती है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज कितनी होती है, 1 to 14 डेज की होती है, और ल्यूटियल फेज हमेशा कैसी होती है, 15 to 28 डेज। ठीक है, ओव्यूलेशन 40 डेज पर होता है, यानी फॉलिकुलर फेज एवरेज 40 दिन तक चलता है, हालांकि कुछ महिलाओं में ये कम ज़्यादा हो सकता है। डन, अब आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ओवेरियन चेंजेस, यानी ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम कल के सेशन में करेंगे। अगर आज के तो सेशन से अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए जहाँ पे आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर, और 6 मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिंक मिल जाएगी क्विंज की।
ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं वादा करती हूँ अगर आप इस सेशन को डेली ज्वाइन करते हैं तो आपकी ओबीसी जितने आपके लिए कंपलसरी, आपके लिए ज़रूरी है। देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है, नर्सिंग के लिए जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो ना। ऐसे थोड़ी है कि हमारे लिए इतना ज़रूरी ही नहीं है और हम एमबीबीएस और नीट पीजी लेवल का पढ़ लें तो इतना नहीं। ठीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन एक लेवल होता है कि किस को कितना पढ़ना है। ठीक है, तो मिलेंगे कल के सेशन में पार्ट 2 में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पार्ट 2 करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को एंड करेंगे एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा या फिर चमकाऊंगी। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखलाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी फेजेस देखी हैं कि कोई साथ दे या ना दे, सिर्फ पेरेंट्स साथ देते हैं, उनसे कहिए वो आपका साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, और किसी पे भरोसा मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जो भी फालतू की चीज़ें हैं, अगर आपकी उन चीज़ों से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उनको हाँ छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी पढ़ाई ज़रूरी है। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें।